तक न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इल्मो फ़न के चमन में गुलाब बन के रहो, इल्मो फ़न के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल ना सके लाजवाब बन के रहो। किसी शायर का ये शेर बहुत हद तक उन लोगों के लिए सही बैठता है जो संघर्ष करके कुछ अलग करने की ठान लेते हैं और मुकाम हासिल करते हैं। मैं हमेशा से ये मानता चला आता रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि महिलाओं के लिए इल्म और एजुकेशन कहीं ना कहीं मुश्किल बात है, लेकिन ऐसे हालत में भी अगर कोई 3 सब्जेक्टों में मास्टर करे और बीपीटी जैसा कोर्स करके बरेली जैसे छोटे शहर में मुकाम हासिल करे, बुलंदी हासिल करे तो बड़ी बात होती है। और ऐसे ही बुलंदी डॉक्टर उस्मा कमर जी ने हासिल की। उन्होंने अलीगढ़ से बीपीटी का कोर्स किया और इसके अलावा 3 सब्जेक्टों में मास्टर भी हैं। बहुत सारे उन्होंने कॉलेजों में पढ़ाया और 2009 में जब बीपीटी को कोई नहीं जानता था तब से लगातार फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर लगातार काम कर रही हैं। साथ ही बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी भी हैं, काउंसलिंग भी करती हैं। एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम भी है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रही हैं। और साथ ही मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ समाज से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भी नज़र रखते हैं। महिलाओं के जो भी इशू है उसको लेकर भी लगातार बातचीत करती रहती हैं। साथ ही उन बच्चों की काउंसलिंग भी करती है जो कहीं ना कहीं नाउम्मीद हैं। और भी बहुत सारे मसले तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी मैंने बातें करने की कोशिश करी है, लेकिन लबो लुआब जिसको बोलते हैं वो यही है कि लंबा संघर्ष रहा है आपका और आपने लगातार आगे बढ़ते रही और एजुकेशन और जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में काम किया है। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तारुफ में, इंट्रोडक्शन में तो कर सकती हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जब मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपना फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा किया था तो उस टाइम हमारे पास डिग्री कोर्सेज की कमी थी और हमारा तब 3.5 साल का डिप्लोमा हुआ करता था। और एक महिला के लिए फिजियोथेरेपी के प्रोफेशन में आना, जहाँ पर आपको लोगों को बताना होता था कि फिजियोथेरेपी क्या है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो थोड़ा मुश्किल काम था। लेकिन क्योंकि ये एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, मैंने हमेशा उसको एक चैलेंज की तरह लिया। और फिर मैंने एक कॉलेज ज्वाइन किया जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी से एफिलेटेड था, जिससे लगभग 70 से 75 स्टूडेंट्स मेरे अंडर में फिजियोथेरेपिस्ट बनकर निकले और आज वो यूपी में अलग अलग जगहों पर अपनी सेवा दे रहे हैं, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में। फिजियोथेरेपी में ही जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि बच्चों की समस्याएं, खासतौर पे विकलांगता से संबंधित दिव्यांगजनों की समस्याएं, तो उसमें भी जागरूकता की बहुत कमी थी। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी और उनका कहीं ना कहीं मानसिक आर्थिक शोषण हो रहा था और फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। तब मैंने चाइल्डहुड डिसेबिलिटी को अपना फील्ड चुना और मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद हमने ये क्लिनिक यूपी हेल्थ एंड चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर करके स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों को सिर्फ थेरेपी और बाकी दूसरी सेवाएं ही नहीं देते, बाकी अवेयर भी करते हैं उनके राइट्स के लिए। उनकी जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की चल रही हैं उसके बारे में उन्हें अवेयर करते हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल जाना भी ज़रूरी है और सीबीएसई की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत जो उनके लिए सुविधाएं हैं वो उन तक पहुँचें, इसके लिए हम लगातार कार्यरत रहते हैं। जैसा कि आपने कहा महिलाओं के लिए, तो क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और दिन ब दिन हमारे समाज में महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जिम्मेदार हम किसी सरकार को ठहराएं, जिम्मेदार हम प्रशासन को ठहराएं, उससे पहले शायद हमें आत्मचिंतन की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है ये जानने की कि इसकी मेन वजह क्या है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मैंने समझा कि अगर बच्चों को सही से संस्कार नहीं दिए जाते या युवाओं को सही से उनकी ज़िंदगी में फीमेल्स की, महिलाओं की इम्पोर्टेंस नहीं बताई जाती, तो वही एक अपराध का मेन वजह बनती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को, मतलब ख़ास तौर से पुरुष युवाओं को हम अवेयर करते रहें।
जी, मैं तो अब तक ये सोचता था कि आपकी उर्दू और इंग्लिश ही अच्छी है। मैं आज महसूस किया आप हिंदी भी अच्छी बोल लेती हैं और खालिस हिंदी बोलती हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। मैं एक आपके सब्जेक्ट से जुड़ा ही सवाल करना चाहता हूँ। जो आजकल हमारी ज़िंदगी है हर दिन के साथ फास्ट होती चली जा रही है, तो फिजियोथेरेपी का जो रोल है, क्या रोल रह गया है? क्योंकि लगातार वो भी एक बड़ा सब्जेक्ट है और लगातार काम कर रहा है। देखिए, एक बहुत मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं बरेली के, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उनका एक स्टेटमेंट था कि दवा दर्द को दबा देती है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ दवाई खाने से, ड्रग्स जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, उससे दर्द कुछ टाइम के लिए उसमें आराम तो हो सकता है, लेकिन फिजियोथेरेपी एक ऐसी विधा है, एक ऐसी थेरेपी है जिसके द्वारा आप जो हैं उसको, जो कॉज है उसका, जो कारण है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो टाइम टेकिंग ज़रूर होती है, लेकिन जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जो ओबेसिटी है, मोटापा, या फिर आपके अर्थराइटिस, आपके जॉइंट पेन, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब में फिजियोथेरेपी का बहुत मेजर रोल रहता है। और अगर आपकी लाइफ में आप एक इंटरेक्शन रेगुलर इंटरवल पे आप फिजियोथेरेपिस्ट से रखते हैं, तो बहुत सी परेशानियों से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं। अभी आपने बीच में कहा कि जो काउंसलिंग का एक क्षेत्र है जिसमें कहीं ना कहीं जो जहन से कमज़ोर होते हैं कुदरती तौर पे, उनको हम अपनी मेहनत से, मशक्क़त से काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। बड़ी फैमिलियों में तो ये होता है, आपने बहुत सारी बड़ी फैमिली के जो बच्चे हैं उनको किया हो, तो किस तरह से काउंसलिंग कर पाती हैं? और मैं साथ में ये भी सवाल जोड़ना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं हैं, उनको किस तरह से आप मैसेज और पैगाम देना चाहिए? देखिए, वैसे तो जब से हम क्लिनिक चला रहे हैं, यूपी हेल्थ एंड चाइल्ड रिहैब सेंटर या फिर ह्यूमन चेन के ज़रिए, हम कभी भी मतलब आर्थिक रूप से एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये पे कर सकता है या पे नहीं कर पाएगा। जो भी हमारे पास आता है, जो भी हमारे संपर्क में आता है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी काउंसलिंग करें और जो भी उसकी दिक्कतें हैं। इसीलिए मैं कई स्कूल से भी जुड़ी हूँ और मेरी मम्मी ने भी 86 से स्कूल चलाया है जो ख़ास तौर पे निम्न वर्ग के लिए रहा है। तो स्टूडेंट्स की किसी भी तरह की, खासतौर पर बच्चों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो उनकी पढ़ाई को लेकर हो, जैसे स्लो लर्नर्स होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, और बहुत से इश्यूज़ होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जिसमें उनकी मेंटल एज थोड़ी सी कम होती है। तो उसके लिए जो भी हमारे पास थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन का प्रोसीजर होता है वो करवाते हैं। काउंसलिंग बच्चे से ज़्यादा फैमिली की ज़रूरी होती है, क्योंकि माँ बाप परेशान हो गए होते हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा लोगों से कम है, लोगों से डिफरेंट है, और समाज भी इस में आप समझ सकते हैं एक मेजर रोल प्ले करता है। उनको मतलब जो भी निराशात्मक उनका बिहेवियर होता है लोग समाज का, वो भी वो झेलते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम ग्रुप काउंसलिंग भी करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, सोसाइटी की काउंसलिंग करते हैं, और टाइम टाइम पे आप जैसे लोगों के ज़रिए अपना मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ में कोई इश्यूज़ हैं, तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाने से घबराएं नहीं। वो टैबू ख़त्म करें कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पागलों के डॉक्टर होते हैं, है ना। कोई भी, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि बच्चों, बड़ों को, किसी को भी, युवाओं को, किसी को भी डिप्रेशन और इस तरह की स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेगुलर उसमें आप काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं। हाँ, पर प्रेफर करें कि ट्रेन काउंसलर्स। जी, एक दो सवाल और है मेरे इम्पोर्टेंट। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, बहुत सारी रिपोर्टें हमारे सामने आती हैं जो ये बताती हैं कि काफ़ी इनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा महिलाएं जो हैं, महिला वर्ग है, वो बहुत आगे नहीं बढ़ा है। और ये उस मजहब की बात है जिसकी पहली आयत ही इकरा से शुरू होती है, कुरान शरीफ की, और एजुकेशन का हाल ये है। आप क्या मानती, क्या वजह मानती जो कमी रह गई और किस तरह से सुधारा जा सकता है, अगर कोई आपकी राय है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि इस्लाम ने कभी भी मतलब फीमेल्स को, औरतों को पीछे रहने को नहीं कहा।
ना एजुकेशन में, ना प्रोफेशनली, ना जॉब के लिए। इवन मुझे जो लगता है, अगर जितनी जानकारी मैं रखती हूँ, हमेशा हर जगह प्रिफर किया गया, और चाहे वो जीवन साथी का चुनाव करना हो या पढ़ाई को लेकर अपने आगे करियर का चुनाव करना हो, उसमें महिलाओं को पूरी आज़ादी इस्लाम की तरफ से दी गई है। कुछ ऐसे लोग जो समाज में भ्रांतियाँ फैलाते हैं, समाज में लोगों को भटकाते हैं और मिथ्स फैलाते हैं इस्लाम को लेकर, वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जैसा कि आपने इक़रा का जिक्र किया, अगर हम अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, तो उन्होंने एक प्रोफेशनल, एक बिजनेस वीमेन से शादी की थी। उन्होंने उसको गलत नहीं माना था। ये एक सबूत है कि उस टाइम पे भी फीमेल जो थी वो बिजनेस में इन्वॉल्व होती थी, और क्योंकि उन्होंने पसंद किया, है ना, कितने इवॉल्व मेंटालिटी थी कि उन्होंने एक बड़ी उम्र की महिला से शादी की, एक बिजनेस वीमेन से शादी की। और तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि इस्लाम ने कभी भी बाहर निकलने या अपना काम करने या अपनी जो कहते हैं ज़रूरतों को पूरी करने के लिए महिलाओं को पीछे रहने को नहीं कहा है, लेकिन उसको गलत तरह से पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी में, और इसके लिए कहीं ना कहीं फिर मैं वो कहूँगी कि जागरूकता की कमी, सही तरह की एजुकेशन की कमी, जो हमें सही गलत में फ़र्क करना सिखाती है, वो रहे। बस चलते चलते एक दो सवाल और आखिरी के रह गए, क्योंकि सियासी मौसम चल रहा है। बस कल तो चुनाव है आखिरी फेज का, 7वें चरण का। सियासत को किस तरह से देखती हैं आप? ये अलग बात है कि आप डायरेक्टली सियासत से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन नज़र को रखती हैं। जी जी। किस तरह से, क्या जो नुमाइंदा हमारा आगे होगा 10 तारीख के बाद, क्या उम्मीद लगाती हैं? देखिए, मेरा हमेशा से ये कहना है कि आप डायरेक्टली चाहे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंडिया में बने। ये इस वक्त की ज़रूरत है। तो मेरी एक अपील है आपके ज़रिए हर युवा से, जो थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए, इसका पार्ट बनना चाहिए, अपनी बात को रखने की हिम्मत, अपने मुद्दों को उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। और पॉलिटिक्स वो प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जी, मैं बस आखिरी बात और जानना चाहता हूँ, सारी चीज़ें आपने ज़िंदगी में हासिल की, लगभग जो पढ़ाई आपने चाहा वो पूरी की, सब्जेक्ट में माहिर हुई 3 सब्जेक्टों में, और आज बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा रही हैं। इतनी मसरूफ़ लाइफ होती है, एज ए डॉक्टर भी काम कर रही हैं, मनोरंजन के लिए क्या कर पाती हैं? क्योंकि वो भी एक ज़िंदगी का एक पार्ट माना जाता है, बहुत अहम पार्ट माना जाता है। अगर सच कहूँ तो मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मेरी हॉबी का हिस्सा है। मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं कर रही हूँ। मुझे लोगों की हेल्प करना, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग पसंद है, इसलिए शायद मैं दूसरे शहरों में भी जाकर काम कर पाती हूँ। ह्यूमन चेन भी 4 और शहरों में, यूपी के शहरों में चल रहा है, और आगे हमारा ये प्लान है कि उसे हम ऑल ओवर इंडिया तक ले जाएं, और बाहर भी अगर हम कहीं कोलैबोरेट कर सकते हैं तो वो करें। और मतलब मेरा काम ही मेरा पैशन है, और क्योंकि ये काम और पैशन जब जुड़ जाते हैं तो आपको ना थकान होती है और ना आपको बोरियत होती है, तो इसे आप एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। जी, चलिए, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, और एक ऐसी पर्सनालिटी के तौर पर आप लगातार सामने आ रही हैं जो एक मिसाल के तौर पर पेश की जा रही है। और जाहिर है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहते, उस ऐसे नाजुक मोड़ पे आपने बीपीटी किया, और फिर 3 सब्जेक्टों में आप मास्टर हुई, बड़े कॉलेजों में पढ़ा रही हैं। बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं आपके लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से आपको भी कि आप ऐसे ही लोगों को अवेयर करते रहें और चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर उस्मा कमर जी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की, और भविष्य में जो है बहुत सारी बात हम करेंगे। यकीनन अभी 2 दिन बाकी हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में, लेकिन बरेली में इस तरह की जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए, वो किस तरह से आगे बढ़ी। और जो लोग नाउम्मीद होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, उनके अंदर उम्मीद की जो रोशनी है वो इस तरह की महिलाएं पैदा करती हैं, और डॉक्टर उस्मा कमर जी उसमें से एक मिसाल के तौर पर सामने आई हैं। वो लगातार समाज से भी जुड़ी हुई, क्योंकि उनकी जो ह्यूमन चैन है उसने कोरोना काल से लेकर अब तक लगातार काम किया है।
हमारी ढेरों शुभकामनाएं। भविष्य में भी बहुत सारे विषयों पर हम उनसे बात करते रहेंगे। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।